Hello all and welcome to ClatPoint. Today we'll be seeing what has happened in the courts from April 1 to April 30th. This is our new batch starting from 7th of May and we have personal mentors for everybody 24/7. If you have any problem while preparing for your CLAT exam, you can always contact us. There are more than 20 mock test series that are conducted only to make you better at giving these exams. And we also send you study material which is free of cost when you once enter into our Achievers batch. Now, coming to the first case, Frederick Kutina versus State of Karnataka. I'm sorry if I'm pronouncing the name wrong. Now, it was a division bench, Justice Rama Subramanian and Justice Pankaj Mittal. Now, what did the court observe in this? Whenever there is a case, जब भी कोई केस होता है और एक इंसान को पनिशमेंट दे दी जाती है, so there is a case, the whole trial goes on and then it is decided whether the person is to be convicted or acquitted. देखा जाता है कि एक इंसान को छोड़ दिया जाए, उसको सजा ना दी जाए या फिर उसको सजा दी जाए. तो ये एक पार्ट होता है किसी भी केस के डिसीजन का, जहाँ पे हम लोग सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि वो इंसान गिल्टी है कि नहीं है. अब हम लोग मान लेते हैं कि ये आता है किसी भी केस में कि वो इंसान गिल्टी है. फॉर एग्जाम्पल मर्डर का केस है एंड द पर्सन हैज कमिटेड मर्डर. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द केस इज दैट व्हाट क्वांटम ऑफ सेंटेंस शुड ही बी गिवन. उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन होता है कि उसको कितनी सजा दी जाए. जो हमारे लेजिस्लेशन होता है उसमें ये लिखा होता है, एक रेंज सॉर्ट ऑफ दी होती है कि भाई 10 ईयर्स से लेके डेथ पेनल्टी तक की सजा होगी. लेकिन ये तो जजेस डिसाइड करते हैं ना केस टू केस बेसिस पे कि कितनी सजा एक्चुअली मिलनी चाहिए. तो इसी को कहते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस. अब इसकी जो हियरिंग होती है वो कैसे होती है? एक ही ट्रायल केस में केस सुना जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, उससे पहले एग्जामिनेशन, क्रॉस के बाद री एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं. सब अपने अपनी रिटन पेटिशंस और सब कुछ दिया जाता है. उसी के बीच में बेल का भी सीन आता है, सब कुछ हो जाता है. द होल ट्रायल इज डन. देन इट इज़ डिसाइडेड कि हाँ इंसान को कन्विक्शन मिलना चाहिए. उसके बाद केस ख़त्म नहीं हो जाता है, उसी केस का पार्ट होता है. आपको कोई नई एप्लीकेशन नहीं डालनी होती है क्वांटम ऑफ सेंटेंस की हियरिंग के लिए. वो सेम केस का पार्ट होता है, मगर वो सेम डे पे नहीं किया जाता है. ऐसे होता है कि अगर जो कोर्ट है उसे कह दिया कि हाँ भाई ये इंसान को कन्विक्शन दिया जाएगा और ये गिल्टी पाया गया है, उसी एक सीट में जज नहीं कह देंगे कि और इसको 10 साल की सजा मिलती है. दैट इज नॉट हाउ इट शुड हैपन. अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 235 क्लॉज 2 ऑफ CRPC में. उसमें ये कहा जाता है कि जैसे आपने पूरी हियरिंग दी कि एक इंसान गिल्टी है कि नहीं है, वैसे ही इस बात पे भी हियरिंग करनी चाहिए कि कितनी पनिशमेंट दी जाए. क्योंकि इस पे भी जो दोनों साइड के एडवोकेट्स हैं वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे. कैसे रखेंगे? अभी जो अक्यूज्ड है, ठीक है, जो अक्यूज्ड का वकील है वो क्या कहेगा? वो मिनिमम सजा की बात करेगा. वो कहेगा कि नहीं भाई आप प्लीज सिर्फ 10 ईयर्स ही रखिए, या आप जो है वो 5 ईयर्स ही रखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या केस है और क्या पनिशमेंट का रेंज दी गई है इन एनी लेजिस्लेशन. इस बात पे वो उनको ये होगा जो अक्यूज की तरफ से लॉयर हैं कि कम से कम सजा मिले. लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो विक्टिम के वकील हैं, वो क्या बोलेंगे? वो ये चाहेंगे ऑब्वियसली कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो. तो वो ये कहेंगे कैसे वो अगर मर्डर का है कि भैया इसको तो डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए है, और कैसे ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में फॉल कर रहा है. दिस इज व्हाट द विक्टिम्स लॉयर वुड डू, है ना. तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे भी दोनों पार्टीज को सुनना चाहिए और उसके बाद ही सेंटेंस देना चाहिए. ये बात CRPC में लिखी हुई है, एक सब क्लॉज के अंदर लिखी हुई है, जिसकी वजह से मेनी अ टाइम्स कोर्ट्स ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं एंड इवन द लॉयर्स मेनी अ टाइम्स आर नॉट अवेयर कि अच्छा ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है.
बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्ट ने इसी बात को बोला है कि भाई आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि 235 clause 2 of CRPC is being followed. Now let's read what the court said. In view of section 235 clause 2 of CRPC, the court is obliged to hear the accused person after their conviction on the quantum of sentence before passing a sentence against them. कोई सेंटेंस पास करने से पहले, सेंटेंस यानी पनिशमेंट पास करने से पहले आप उनकी बात सुनेंगे कि कितना क्वांटम होना चाहिए। अगर वो आपके सामने ये दलील पेश करना चाहते हैं कि क्यों और कैसे उन्हें कम से कम सजा मिलनी चाहिए, तो यू हैव टू हियर दैट साइड एज वेल। Even otherwise, as a general rule, the trial court is bound to adjourn करना है सिर्फ, adjourn the matter to a future date after recording the conviction so as to call upon both sides to hear on the question of sentence before sentencing the accused person. तो ट्रायल कोर्ट को एज अ रूल आपने कह दिया कि हाँ ठीक है भैया तुम्हें सजा तो मिलेगी, अब फला तारीख पे दोनों पार्टीज आएंगी और क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे हियरिंग होगी। ये बात हर ट्रायल कोर्ट को फॉलो करनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग opportunity of hearing to convict before sentencing him is equally applicable where sentencing is done by the appellate court. अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट को तो ये करना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि appellate कोर्ट को नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक इंसान को अगर सजा मिल गई, ठीक है, ये कहा गया कि हाँ भाई तुम्हें 20 साल की सजा मिलेगी क्योंकि तुमने किसी का डेथ एंड रेप किया है, ठीक। अभी वो इंसान क्या करेगा कि वो ऑब्वियसली अपील डालेगा, है ना। अब जो एपेलेट कोर्ट है वो भी ये कहते हैं कि हाँ जो डिसीजन ट्रायल कोर्ट का था वो बिल्कुल सही था, इस इंसान ने ये जुर्म किया है, ही इज गिल्टी ऑफ इट और इसको सजा मिलेगी। वही सजा मिलेगी जो ट्रायल कोर्ट ने कही है, उससे ज्यादा मिलेगी, उससे कम मिलेगी। इस बात के लिए जैसे ट्रायल कोर्ट को एक फ्यूचर डेट देनी है वैसे ही एपेलेट कोर्ट को भी देनी है। दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ ट्रायल कोर्ट को फॉलो करना है, ये एपेलेट कोर्ट को भी फॉलो करना है। एपेलेट कोर्ट चाहे कोई सा भी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एनीथिंग, क्वांटम ऑफ सेंटेंस की जो हियरिंग है वो अलग डेट पे होगी। इट मे बी, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे रहे हैं। और आप लोग ने नेचुरल जस्टिस पढ़ा होगा, नेचुरल जस्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि the person should be heard. The opportunity of being heard is part of natural justice and natural justice is a part of Article 21. ये हम लोग ने कई केसेस में देखा है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये जो क्वांटम ऑफ हियरिंग का क्वांटम ऑफ सेंटेंस की हियरिंग है, ये कहीं ना कहीं कैसे हुआ, ये आर्टिकल 21 का ही तो पार्ट हो गया ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करनी है, जो कि इंट्रिंसिक पार्ट है आर्टिकल 21 का, ठीक है। It may be true that opportunity of hearing may not have a bearing if the minimum sentence is being imposed. It may also be necessary that in every case to fix a future date after conviction for the purpose of sentencing, but the convicts are entitled to opportunity of hearing on sentence. अब क्या होता है, सिर्फ दो ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे इंस्टेंसेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, जहाँ पे आपको ये मिनिमम सेंटेंस वाली हियरिंग ना अगर कोर्ट नहीं करे तो चलेगा। वो दो कौन से होते हैं, पहला है कि अगर ऑलरेडी मिनिमम सेंटेंस दिया जा रहा है, यानी कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे मिनिमम जो सेंटेंस है ना वो दिया गया है। जैसे रेप केसेस में मिनिमम सेंटेंस दिया गया है कि मिनिमम 20 ईयर्स। तो अब अगर कोर्ट ऑलरेडी 20 ईयर्स दे रहा है तो वो क्वांटम ऑफ हियरिंग क्या करेगा, है ना। जो अक्यूज का साइड है वो क्या बोलेगा कि 20 ईयर्स से कम दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लेजिस्लेशन ही नहीं अलाउ कर रहा उस चीज को। तो जो चीज लेजिस्लेशन नहीं कह रहा वो तो कोर्ट भी नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए अगर मिनिमम सेंटेंस इम्पोज किया जा रहा है उस वक्त अगर आप क्वांटम ऑफ हियरिंग की अलग से नहीं वो करते, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की हियरिंग अलग से नहीं करते तो चलेगा। सेकंड कब होता है, अगर वो इंसान प्रोबेशन पे हो, ठीक है। अगर उस इंसान को प्रोबेशन दिया जा रहा है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेशन के टाइम पे इंसान इनकार्नेशन में नहीं होता, ठीक है। तो वो प्रोबेशन ऑलरेडी एक मौका होता है
जहाँ पे वो इंसान ही बता सकता है कि हाउ ही शुड बी लेट बैक इनटू द सोसाइटी। तो सिर्फ इन दो सर्कमस्टांसेस में चलेगा अगर आप बिना हियरिंग किए ऑन क्वांटम ऑफ सेंटेंस आगे बढ़ जाए। तो अब आता है नेक्स्ट केस। आई होप आप लोग ये समझ गए हो, क्योंकि ये एज अ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। नाउ बेंच इसमें कौन सी है? इसमें 5 जजेस बेंच थी, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। Now the next case is NN Global Mercantile Private Limited versus Indo Unique Flame Limited. The bench was a 5-judge bench. This is a very important case for arbitration law. Arbitration law के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा important case है। इसमें जो finally held हुआ, जो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है, वो by the ratio of 3:2 था, यानी कि 3 of the judges agreed on what has been held, while 2 gave a dissent opinion. Now what was held? अभी इसमें ये कहा गया कि जो भी आर्बिट्रेशन का इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है, वो अगर स्टैम्प नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लॉ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब हो सकता है जब वो लॉ के हिसाब से सही हो। अगर आपने स्टैम्प नहीं कराया है किसी इंस्ट्रूमेंट को तो वो लॉ के हिसाब से सही नहीं है, देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एंड देयरफॉर वो एग्जिस्ट नहीं करता है इन आइज ऑफ लॉ, ठीक है। ये पूरा चेन ऑफ थॉट्स है जो कोर्ट ने कंसिडर किया है और बोला है। अभी हम लोग रीड करते हैं कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला है। Court said, an instrument which is excitable to stamp duty may contain an arbitration clause. ऐसा हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिस पे स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, उसमें एक क्लॉज आर्बिट्रेशन का भी हो, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्टैम्प नहीं है। आपने क्या किया? आपने उस इंस्ट्रूमेंट को स्टैम्प नहीं कराया। जब वो इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प नहीं हुआ है, इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable in law within the meaning of section 2H of the Contract Act and is not enforceable under 2G of Contract Act. तो 2H के अंदर वो फॉल नहीं करता है और 2G के हिसाब से वो enforceable नहीं है, therefore वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने स्टैम्प नहीं करवाया है और स्टैम्प कराना चाहिए था, तो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल के आप उसको वैलिड नहीं कर सकते हैं। An unstamped instrument, when it is required to be stamped, being not a contract and not enforceable in law, cannot therefore exist in law. ठीक है, अगर आप लॉ के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट लॉ के हिसाब से एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। The true intention behind the insertion of section 11 clause 6A in the act was to confine the court acting under section 11 to examine and ascertain about an arbitration agreement within the meaning of section 7 of the act, which attracts stamp duty and which is not stamped or insufficiently stamped cannot be acted upon in view of section 35 of the Stamp Act unless following impounding and payment of the requisite duty necessary certificate is provided under section 42 of the Stamp Act. जो स्टैम्प एक्ट है और जो हम लोग का आर्बिट्रेशन एक्ट है, इसको कॉन्सोनेंस में पढ़ के एक तरह से कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट इज बेसिकली टेलिंग यू कि दोनों एक्ट्स एक दूसरे से अलूफ नहीं है। यू हैव टू रीड देम टुगेदर, यू हैव टू ऑलवेज रीड ऑल द लेजिस्लेशंस इन कॉन्सोनेंस टू ईच अदर। तो अगर स्टैम्प एक्ट कह रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट को स्टैम्प कराओ और आप उसको स्टैम्प नहीं कराते हैं या इनसफिशिएंट स्टैम्पिंग कराते हैं उसकी, तो उसका जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो भी इनवैलिड हो जाएगा, पूरा का पूरा अग्रीमेंट इनवैलिड होगा। इन द आइज ऑफ लॉ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट केस ऑफ एक्स वर्सेस वाई, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, ये सिंगल जज बेंच का डिसीजन है, जस्टिस सनप। अभी इसमें कोर्ट ने कहा क्या, तो जो डीएनए टेस्टिंग है, ठीक है, जहाँ जिससे ये पता चलता है एक इंसान की पैटर्निटी का पता चलता है, उसमें
जो कोर्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। डीएनए टेस्ट कभी बहुत आसानी से कोर्ट नहीं अलाउ करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो डीएनए टेस्टिंग है उसके बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं। आपके बहुत सारे फैमिली राइट्स, बहुत सारे प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का मान लेते हैं पैटर्निटी टेस्ट होता है एंड इट कम्स आउट दैट जो उसकी मदर के हस्बैंड हैं इज़ नॉट हिज फादर, तो बहुत सारे राइट्स इन प्ले आ जाएंगे और उस बच्चे की जो लाइफ है दैट विल बिकम वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन अ सेंस। तो इसीलिए जो कोर्ट्स हैं वो डीएनए टेस्टिंग बहुत मुश्किल से कराते हैं ऑलवेज। जो लेजिटिमेसी क्वेश्चन है ये हम लोग का एविडेंस एक्ट ही कह चुका है कि भाई जो लेजिटिमेसी है वो हमेशा अज्यूम की जाएगी एंड वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। ठीक है, उस पर आप कोई प्रूफ लेंगे ही नहीं। देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट अनलेस जो एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। अभी इस केस में क्या हुआ कि जो केस था वो मेंटेनेंस का केस था। नाउ द फादर वाज एक्चुअली नॉट विलिंग टू गिव मेंटेनेंस टू द चाइल्ड। उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका लेजिटिमेसी टेस्ट कराएं। तो कोर्ट ने ये बोला और जो लोअर कोर्ट है उसने अलाउ भी कर दिया उस लेजिटिमेसी टेस्ट के लिए। तो जब हाई कोर्ट के पास आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सिर्फ अपनी मेंटेनेंस से बचने के लिए, कि आपको मेंटेनेंस मनी ना देनी पड़े, आप ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चों का लेजिटिमेसी टेस्ट कराते रहें। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इफ़ देयर इज़ अ फादर ही हैज़ टू मेंटेन द चाइल्ड। अगर आपको ये नहीं करना है, मेंटेनेंस नहीं देना है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड और उसके चलते डीएनए टेस्ट कराना दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो अब हम लोग रीड करते हैं कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला। द चिल्ड्रन have right not to have the legitimacy questioned frivolously in courts of law। ये किसका राइट बताया है? इसमें पूरे टाइम में बोला गया है कि जो डीएनए टेस्ट है वो राइट्स ऑफ द चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करता है। इट्स नॉट द मदर। आप लोग ये ना सोच के चलें कि ये मदर पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चे के एंड उसकी पूरी लाइफ पर। तो उसका ये राइट है कि उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन नहीं की जाए कोर्ट्स ऑफ लॉ में। The DNA test cannot be ordered on the assumption that the mother, who equally knows the truth about paternity, should not hesitate for a minute to come forward and express her willingness for DNA test। आप ये नहीं कह सकते अच्छा मदर जो है वो डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाह रही है, मतलब कि the child does not belong to her husband। ये presumptions नहीं चलेंगे। This is not how things work in the court of law। It is to be noted that in such a matter the child is on test and not the mother। कोर्ट इस पे कह रहा है कि आप चाइल्ड के राइट्स को हार्म कर रहे हो, आप उसकी लाइफ को हार्म कर रहे हो। जो टेस्ट है वो चाइल्ड का है, मदर का नहीं है। Therefore in such cases the absolute need and necessity for such test to adjudicate upon serious issues must be made out। तो ये डीएनए टेस्टिंग कब होगी? जब एब्सोल्यूट नीड एंड नेसेसिटी हो, जब और कोई तरीका ना दिखे, जब सीरियस इशू क्वेश्चन में हो, सिर्फ तब बहुत रेयर केसेस में किसी का डीएनए टेस्ट हो सकता है। इन दिस केस द फादर हु इज गेनफुली एम्प्लॉयड इज ट्राइंग टू अवॉइड हिज लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू द अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। यहाँ पे क्या है इशू कि जो फादर है वो मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहे, जबकि वो अच्छा खासी ही इज गेनिंग प्रॉपरली एंड ही इज वेल एम्प्लॉयड। ये सीरियस इशू नहीं है कि जो फादर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाह रहा है। इट्स अ सीरियस इशू फॉर द फादर प्रॉब्ली, बट नॉट फॉर द चाइल्ड कि उसका डीएनए टेस्ट हो जाए इतने में। इन ऑर्डर टू डिनाई द राइट टू गेट मेंटेनेंस ही हैज बीन आस्किंग हिज सन टू अंडरगो द डीएनए टेस्ट। वो क्या चाहते हैं? डीएनए टेस्ट हो, ये निकल के कैसे भी आ जाए कि वो उसके फादर नहीं है, उनको मेंटेनेंस ना देना पड़े। फॉर सच फ्रिवलेस एंड बैड इंटेंशनड पर्पसेस, मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ डीएनए टेस्टिंग नहीं हो सकती। In my view, keeping in mind the cascading consequences that could ensue, the court should in every possible manner thwart such an attempt at very inception। Courts को इस तरीके के attempts फौरन ही मना कर देने चाहिए, क्योंकि जो consequences हैं जो उस बच्चे पे आएंगे वो बहुत ज़्यादा है।
तो इसीलिए कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की डीएनए टेस्टिंग ना होने दें. The order directing the DNA test in such matters must be need-based and has to be passed in an exceptional case. सिर्फ exceptional case में आपको ये अलाउ किया जाएगा. अब आता है नेक्स्ट केस, बालू सुदम खल्डे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अगेन इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग आई एम वेरी सॉरी. जो बेंच थी वो डिविजन बेंच थी. ये सुप्रीम कोर्ट का केस है. जस्टिस दुलिया एंड जस्टिस परदीवाला ये दोनों इसमें प्रिसाइड कर रहे थे. अभी इसमें क्या बात हो रही थी, इसमें इस केस में जनरली ये कहा गया कि जो विटनेसेस हैं, जो आई विटनेसेस हैं, किस आई विटनेस का एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, किस आई विटनेस का एविडेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एंड क्या वो पैरामीटर्स हैं जिस पे कोर्ट्स को ये देखना होगा कि कौन सा आई विटनेस इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा नहीं, वैल्यू क्या है उनके एविडेंस की. तो अभी कोर्ट का हम लोग व्यू रीड करते हैं. इन असेसिंग द वैल्यू ऑफ द एविडेंस ऑफ द आई विटनेस, टू प्रिंसिपल कंसिडरेशंस आर वेदर, कि कितने कंसिडरेशंस है, टू. अगर कोई आई विटनेस है, कोई कह रहा है भाई हमने देखा है ये क्राइम होते हुए. आई विटनेस कौन होता है, विटनेस एंड आई विटनेस फर्क है. विटनेसेस इज अ ब्रॉडर टर्म. आई विटनेस जिसने देखा है वो मर्डर होते हुए, ठीक है. तो वैल्यू और मर्डर या कोई भी क्राइम, तो वैल्यू क्या होगी इस तरह के आई विटनेसेस की, इसके लिए हम लोग दो चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, टू प्रिंसिपल कंसिडरेशंस. पहला, in the circumstances of the case, it is possible to believe their presence at the scene of occurrence, or in such situations as it would make it possible for them to witness a fact deposed to by them, and secondly, whether there is anything inherently improbable or unreliable in their evidence. अभी circumstances of the case हम ये देखेंगे कि वो इंसान कह रहा है हम आई विटनेस हैं, यानी कि क्या था कि हम क्राइम सीन पे मौजूद थे. वो इंसान ना अक्यूज है ना वो विक्टिम है, लेकिन वो कोई तीसरा ही बंदा है जिसने वो क्राइम होते देखा. अब ये देखा जाएगा कि क्या पॉसिबल है कि वो इंसान उस क्राइम सीन पे हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कहीं पे मर्डर हुआ, ठीक, किसी घर में मर्डर हुआ, ठीक. अब एक इंसान कह रहा है कि हम आई विटनेस है, हमने देखा था, दरवाज़ा खुला हुआ था, आई कुड सी कि वो इंसान इस XYZ इंसान का मर्डर कर रहा है. अब ये देखा जाएगा क्या प्रोबेबल है वो इंसान जो अपने को आई विटनेस बता रहा है, लेट्स से वो कहीं जॉब करता है, ठीक, उसकी 9 to 5 जॉब है, उसके ऑफिस के हिसाब से उतने टाइम पे ये मर्डर हुआ, लेट्स से 11 o'clock के बीच में. 11 o'clock से पहले ही वो अपने ऑफिस में पंच इन कर चुका था. वो उसका जो डेटाबेस है ऑफिस का वो ये दिखाता है कि वो ऑफिस में था. तो क्या वो आई विटनेस हो सकता है किसी घर के मर्डर में? नहीं हो सकता, प्रोबेबल ही नहीं है. हाउ कैन वन पर्सन बी एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम? तो नहीं है. या फिर ये देखा क्या, अच्छा वो इंसान उस जहाँ पे मर्डर हुआ है जिस घर में, उनके नेबर्स थे, तो ये प्रोबेबल है कि उन्होंने आवाज़ें सुनी हो, गन शॉट सुने हो या हाथापाई सुनी हो, और वो निकल के आए और उन्होंने देखा पूरा मर्डर होते हुए. तो इस तरह से देखा जाएगा सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में कि भाई इसका वहाँ मौजूद होना पॉसिबल था भी कि नहीं था, ठीक. या फिर मर्डर हुआ है हरियाणा में, वो इंसान रहता है कानपुर में, एंड ही सेइंग हमने देखा. ऑब्वियसली प्रोबेबल नहीं है अगर ये प्रूव हो जाए कि वो इंसान उस टाइम कानपुर में था, हरियाणा में नहीं था, ठीक. सेकंड क्या है कि कोई भी बात उस इंसान के एविडेंस में इस तरह की है जो इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल है या अनरिलायबल है इन देयर एविडेंस. अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ही सेइंग कि हाँ हमने मर्डर होते देखा. उसके बाद उसका सेकंड बयान ये आ रहा है कि नहीं हमने सिर्फ मर्डर होते सुना. उसके बाद वो कह रहा है किसी बार के नहीं हमने तो किसी से सुना था कि मर्डर हुआ. तो क्या है, अनरिलायबल हो रहा है उसका एविडेंस. तो फिर हम ऐसे आई विटनेसेस हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है. या फिर चलें ये मान लें कि हमने वो आई विटनेस था, पहले वो कह रहा है नहीं चाकू से मारा, फिर वो कह रहा है नहीं गोली से मारा था, अरे नहीं मैंने तो देखा था कि वो उसका रोप से गला दबा रहा था. अब ये सब क्या है, ये चेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. इससे उस इंसान के जो एविडेंस की वैल्यू है वो कम होती चली जा रही है, ठीक.
In respect of both these considerations, circumstances either elicited from those witnesses themselves or established by other evidence tending to improbabilize their presence or discredit their veracity. हम लोग ने ये दोनों चीज़ें देख ली, या तो वो प्रेजेंट नहीं था, ये हो रहा है कि भाई वो इंसान तो उस वक्त फ्लाइट में था, ठीक है, जिस वक्त मर्डर हुआ तो आप प्रेजेंट कैसे था, आई विटनेस सुनी हुए, या फिर डिस्क्रेडिट दी वेरासिटी, ये प्रूव हो जाता है कि अरे ये इंसान जिसका भी कहीं भी कोई भी क्राइम होता है हमेशा कह देता है हाँ हाँ मैं तो आई विटनेस था, और फिर साबित होता है कि वहाँ नहीं था, या फिर वही वो अपने वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज कर रहा है, तो क्या हुआ, उसकी जो वेरासिटी है वो डिस्क्रेडिट होती चली जा रही है. Of their statements will have a bearing upon the value which a court would attach to their evidence. तो कोर्ट को उसी हिसाब से देखना है कि कोई भी आई विटनेस है अगर, तो उसका जो एविडेंस है, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने काम के हैं. सिर्फ ये कह देने से कि आई विटनेस है, अच्छा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका स्टेटमेंट, इसके वैल्यू ऑफ एविडेंस बहुत है, या ये कह देना अच्छा आई विटनेस है, चलो कोई बात नहीं, घर का बंदा तो था नहीं तो इसके आई विटनेस की कोई वैल्यू नहीं है. कोई आप जनरल एक तरीका नहीं लेके चल सकते हैं. इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड जो एविडेंस है ऑफ द आई विटनेस, उसकी सर्कमस्टांसेस एंड उसकी इम्प्रॉबिलिटी या प्रॉबिलिटी पे ऑफ द एविडेंस ही इज गिविंग कि हम लोग डिसाइड करते हैं उसकी वैल्यू. कोर्ट वैल्यू ऑफ द एविडेंस डिसाइड करता है केस टू केस बेसिस पे. Although in cases where the plea of the accused is a mere denial, प्ली क्या है अक्यूज्ड की कि हमने किया ही नहीं है मर्डर, द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज टू बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, where the accused raise a definite plea or put forward a positive case which is inconsistent with that of the prosecution. आप एकदम ही जो accused है वो एकदम ही different case ला रहा है जो prosecution का है. वो कह रहा है अरे मैंने तो ये murder किया ही नहीं, मैं तो उस शहर में भी नहीं रहता हूँ. The nature of such plea or case and the probabilities in respect of it will also have to be taken in account while assessing the value of prosecution evidence. तो नेचर ऑफ द प्ली और probabilities जो इंसान कह रहा है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में भी देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी. हर एविडेंस की एक सी वैल्यू नहीं होती है, हर एविडेंस की हर केस में भी एक सी वैल्यू नहीं होती है, हमेशा अलग अलग होती है. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. हर केस के हिसाब से कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उसे किसी भी इंसान के बयान पे कितनी वैल्यू देनी है. अब आता है केस आनंद महादेवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये केरला हाई कोर्ट का केस है. बहुत सिंपल सा इसमें जजमेंट है. सिंगल बेंच है जस्टिस थॉमस का. नाउ व्हाट डिड द कोर्ट से? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 151 ऑफ द कोड, सीआरपीसी की बात हो रही है, इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव जस्टिस, and before invoking the said provision, it must be evident that there is imminent danger, unless the arrest under section 151 of the court is based on bona fide belief of existence of a design to commit a cognizable offence, and without arresting the person, the threat of commission of offence cannot be averted. Only then can a police officer be clothed with the power to arrest under section 151 of the code. कोर्ट क्या कह रहा है? आप किसी को भी जाके, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को जाके पकड़ नहीं सकता ये कह के कि नहीं मेरे पास 151 के अंडर पावर है तुमको पकड़ने की. आप सिर्फ तब एक इंसान को इस तरह से अरेस्ट कर सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर, जब पहली बात वो इंसान जो पुलिस ऑफिसर है उसे यकीन है कि जिस इंसान को पकड़ने जा रहे हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो होने वाला है. दे आर वेरी श्योर अबाउट इट. दूसरा, विदाउट अरेस्टिंग द पर्सन आप उस ऑफेंस को रोक नहीं पाएंगे बिल्कुल भी. आप इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप जो है वो बिना अरेस्ट किए उस पर्सन का जो ऑफेंस है उसको रोक पाएं. Only then can the police officer be clothed with the power to arrest under section 151 of the code. The corollary of the above is that without the knowledge of a design and without imminent threat, एक आपको पता होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर को पता होना चाहिए कि हाँ इसने एक प्लान किया हुआ है, पूरा उसके पास एक डिज़ाइन है टू कमिट एन ऑफेंस. सेकेंड, विदाउट एन इमिनेंट थ्रेट टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि इमिनेंट थ्रेट है कि भैया कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा. A police officer cannot arrest, and that too without a warrant from a magistrate in exercise of power under section 151 of the CRPC.
बेसिकली जो 151 ऑफ CRPC है वो पुलिस को पावर देता है, लेकिन उस पुलिस की पावर पे जो कोर्ट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि आप किसी को भी नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि उस इंसान के पास को एक डिज़ाइन है, एक पूरा प्लान है और वो ऑफेंस कमिट करने जा रहा है। और दूसरा, बिना अरेस्ट किए आप उस प्लान को नहीं रोक सकते हैं, आप उस कमीशन ऑफ ऑफेंस को नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ तभी यू कैन गो ऑन एंड अरेस्ट अ पर्सन। नेक्स्ट केस क्या है? प्रेम किशोर वर्सेस ब्रह्म प्रकाश। अगेन सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें 3 जजेस बेंच थी, जस्टिस शाह, जस्टिस रवि कुमार एंड जस्टिस करोल। इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा है, विच वी ऑल नो एंड हम सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है CPC के इस पार्ट को समझने में, वो यहाँ पे उसके प्रिंसिपल्स समराइज किए जा रहे हैं कि देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको देखनी होंगी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल फॉलो करते टाइम, और कोर्ट ने इसको समराइज किया है। सो लेट्स सी कि क्या है। टू रिजेक्ट अ प्लेंट ऑन द ग्राउंड दैट द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, ओनली द एवर्टमेंट्स इन द प्लेंट विल हैव टू बी रेफर्ड टू। अगर कोई कह रहा है कि जो प्लेंट है वो बार्ड बाय लॉ है, ये प्लेंट तो डलनी ही नहीं चाहिए और प्लेंट रिजेक्ट हो जानी चाहिए बिकॉज इट इज बार्ड बाय एनी लॉ, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे डिसाइड करेंगे? यू विल लुक इन एट द प्लेंट। आप प्लेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में किसी लॉ से बार्ड है, कुछ और नहीं रेफर किया जाएगा, सिर्फ दैट प्लेंट विल बी सीन। द डिफेंस मेड बाय the defendant in the suit must not be considered while deciding the merits of the application। कोई भी एप्लीकेशन की जो मेरिट होगी, क्या ये फाइल होनी चाहिए, नहीं फाइल होनी चाहिए, ये डिफेंडेंट का जो भी डिफेंस है, ठीक है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन स्टेटमेंट हो, आप उसको देख के नहीं कंसिडर करेंगे। आप सिर्फ उस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। जो कोर्ट है वो सिर्फ एप्लीकेशन को पढ़ेगा और तब देखेगा कि क्या ये एप्लीकेशन सही है, इसका मेरिट्स हैं या ये रेस जुडिकाटा से बार्ड है। Third, to determine whether a suit is barred by res judicata, it is necessary that there's a previous suit is decided. Previous suit decide हो चुका है. Second, the issues in the subsequent suit were directly and substantially an issue in the former suit. Same issues हैं या directly and substantially in issue जो हम लोग की बातें हैं वो same है as a former suit. Former suit कौन सा? वो जो decide हो चुका है. The former suit was between the same parties or parties through whom they claim. Litigating under the same title, जो parties हैं वो same होनी चाहिए, and that these issues were adjudicated and finally decided by a court competent to try in subsequent suit। जो कोर्ट है जिसने डिसाइड किया है आपका प्रीवियस सूट, एक तो वो डिसाइडेड है, दूसरा उसमें जो इश्यूज थे वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम थे जो अभी केस है उसमें, तीसरा सेम पार्टीज होनी चाहिए या फिर पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, एंड फाइनल क्या है कि जो फाइनल एडजुडिकेट हुआ है वो बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुआ है। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट था, उस चीज़ को उस चीज़ पे डिसीजन देने के लिए कॉम्पिटेंट था। फॉर एग्जांपल जो केसेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉक्सो के, ठीक है, इनफैक्ट पॉक्सो बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। कोई केस है, ठीक है, जो हम लोग के अलग अलग वो बनते हैं, ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। आप किसी ट्राइब्यूनल में जाके एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो ट्राइब्यूनल बना हुआ है, पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस के लिए वो ट्राइब्यूनल बना हुआ है, आप उनके यहाँ जाके कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाके आप अपनी प्रॉपर्टी का मैटर सेट करा लेते हैं, उसको जो है वो आप फाइनल डिसीजन उस पर ले आते हैं। तो क्या ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है? क्या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक प्रॉपर्टी केस पे फाइनल डिसीजन दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो अगर उसने दिया भी होता तो भी हम ये मानते हैं कि रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं था। इट हैज टू बी फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट। And since an adjudication of a plea of res judicata requires consideration of pleadings, issues and decisions in previous suit, such plea will be beyond the scope of 711D, where only statements in the plaint have to be perused. Now comes the next case, Madhyamam Broadcasting Limited versus Union of India. Now the bench was a division bench, Justice Chandrachud and Justice Hima Kohli.
इसमें क्या हुआ था, इसमें ना एक चैनल था मीडिया वन के नाम से, केरला का चैनल था, मलयालम न्यूज़ चैनल है वो, और उस पर टेलीकास्ट बैन लगा दिया गया था बाय द मिनिस्ट्री। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने कहा कि नहीं भाई आप ये चैनल हटाइए, इस पे बैन है। इस बैन को केरला हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, कहा कि हाँ बहुत सही बैन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रिवर्स किया और क्या कहा, द हाई कोर्ट डिड नॉट डिस्क्लोज द रीजन फॉर डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस। कोर्ट ने सबसे पहले तो हाई कोर्ट पे बोला कि भाई आपने किस रीजन से डिनाई किया है ये बैन को हटाना, आपने ये बताया ही नहीं। You did not give any explanation. There is no explanation of what weighed in the mind of the High Court. High Court के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने ये बैन अपहेल्ड किया, ये कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है। Leading it to that denial of clearance was justified despite observing the nature and gravity of the issue is not discernible from the files. फाइल से कहीं ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आपने बैन को अपहेल्ड क्यों किया। द सील कवर प्रोसीजर, क्योंकि हाई कोर्ट में सील कवर प्रोसीजर फॉलो हुआ था, जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने सील्ड एनवेलप में चीज़ें दी थी, अपने रीजंस दिए थे कि क्यों जो बैन है वो हमने लगाया है और क्यों हमने बैन सही लगाया है। तो कोर्ट ने इस चीज़ पे बोला कि भाई ये जो सील कवर प्रोसीजर है ना, इसको बंद किया जाए। The seal cover procedure followed by single judge and division bench have necessarily rendered appellant's right to remedies, which has been described as a heart and soul of the constitution, a dry parchment. कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 32 के अंदर राइट है जो appellant है उसका, कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छिन रहे हैं, इसमें आर्टिकल 19 जा रहा है, तो आप कोर्ट के पास जाइए और आप कोर्ट से रेमेडी मांगिए। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो सील कवर प्रोसीजर में ही पूरा केस निकाल देगा, बताएगा ही नहीं कि वो कोई जजमेंट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये भी नहीं बता रहा कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो जो भी गवर्नमेंट ने बैन लगाया वो क्यों लगाया, कुछ बता ही नहीं रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप आर्टिकल 32 को ही तो बेकार कर रहे हैं ना, यू जस्ट रेंडरिंग इट यूजलेस। द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस ऑफ डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, क्योंकि एक आ गया था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है उस चैनल को, क्यों नहीं मिल रहा है, इस चीज़ के रीजंस उन्होंने बताए नहीं कोर्ट ने, विच इज द सोल ग्राउंड ऑफ डिनाइंग द परमिशन टू रिन्यू द लाइसेंस। लाइसेंस रिन्यू नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं करने दे रहे, कि आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। दैट इज लिटरली हाउ इट वेंट। And the disclosure of relevant material only to the court in a seal cover, और जो एविडेंस है वो सील कवर में आया है, यानी कि जो किसी को भी और पता नहीं है, सिर्फ कोर्ट को पता है और जिन्होंने बैन लगाया उनको पता है कि रीजंस क्या हैं। Has rendered appellant's procedural guarantees under the constitution onerous. The appellant's right to reach remedies have been denied through a formalistic order by High Court. तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ने पूरी तरह से एपेलेंट के जो राइट्स हैं उसको दे हैव रेंडर्ड इट यूजलेस। उन्होंने ना अपना रीजन बताया कि हम क्यों अपहेल्ड कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट का रीजन टू नॉट गिव इट लाइसेंस, टू नॉट रिन्यू द लाइसेंस ऑफ द चैनल, ना ही ये बताया कि रिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं वो लाइसेंस को, जो मतलब गवर्नमेंट के क्या रीजन हैं। तो अब इंसान को ना कोर्ट का रीजन पता है ना गवर्नमेंट का रीजन पता है, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि भाई साहब आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता। An independent press is vital for robust functioning of a democratic republic. यहाँ पे कोर्ट इंडिपेंडेंट प्रेस की बात कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी के लिए ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। Its role in democratic society is crucial for it shines a light on the functioning of the state. प्रेस का क्या काम है, मीडिया का क्या काम है कि जो भी फंक्शनिंग हो रही है स्टेट में, कंट्री में क्या क्या हो रहा है ये बताया जाए, और ये बहुत सही से बताया जाए ऑनेस्टली। द प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ एंड प्रेजेंट सिटीजन्स विद हार्ड फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपको अच्छे लगे बुरे लगे जो भी हो, लेकिन जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उसको वैसे का ही वैसा प्रेजेंट करना ये प्रेस का काम है। एनेबलिंग देम टू मेक चॉइस दैट प्रिपेयर डेमोक्रेसी इन द राइट डायरेक्शन। तो प्रेस क्या करेगा कि कंट्री में जो हो रहा है उसने सीधे सीधे ला के दिखा दिया चैनल पे। अब ये सिटीजन्स का राइट है कि वो चॉइस करें कि हाँ भाई जो सरकार कर रही है वो सही है, जो सरकार कर रही है वो गलत है,
जो ऑपोजिशन कर रही है वो सही है, जो ऑपोजिशन कर रही है वो गलत है, वट एवर इट इज, आप फैक्ट्स ला के रखिए सिटीजन्स के सामने और फिर वो उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे, उनकी डेमोक्रेसी के लिए वो प्रिपेयर करेंगे। The restriction on the freedom of the press compels citizens to think along the same tangent. अब प्रेस जो भी बताएगा, जो मीडिया आपको बताएगी, आप उन्हीं लाइंस पे सोचने लगेंगे, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस कंपेल सिटीजन्स टू थिंक अलोंग द सेम टैंजेंट कि अच्छा, अगर आप XYZ चीज दिखा रहे हैं तो प्रेस को बैन कर देना चाहिए, उस चैनल को बैन कर देना चाहिए, या उसका लाइसेंस नहीं रिन्यू करना चाहिए, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हो। इस तरह से क्या होगा कि जो सिटीजन्स हैं वो भी यही सोचने लगेंगे कि अच्छा, अगर कोई ये बात बोल रहा है तो उसको सुनो ही मत। A homogenized view on issues that range from socio-economic polity to political ideologies would pose grave dangers to the democracy. Homogenized views, अगर आप एक ही तरह के व्यूज, ठीक है, सिर्फ अच्छे व्यूज या सिर्फ बुरे व्यूज आप देते चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सारे किसी भी कंट्री के सारे मीडिया चैनल्स ये डिसाइड कर लें कि सरकार जो करेगी हम उसके अगेंस्ट ही दिखाएंगे न्यूज़ में, या हम उसके लिए ही दिखाएंगे न्यूज़ में, तो क्या होगा, एक होमोजेनाइज्ड व्यू हो गया, यानी कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। अब अगर सब एक ही बात बोलेंगे तो सारे लोग भी एक ही तरह से सोचेंगे और क्या होगा, डेमोक्रेसी किल होगी, आप अपने स्टैंड नहीं ले पाएंगे, आप अलग 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 ओपिनियंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ही व्यू सुन रहे हैं तो आप भी अपना वही व्यू रखेंगे इशू पे, एंड दिस इज डेंजरस टू डेमोक्रेसी। द क्रिटिकल व्यूज of the channel Media One on the policies of the government cannot be termed as anti-establishment. कोर्ट ये कह रहा है कि जो मीडिया वन है चैनल, वो अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखा रहा है कि पॉलिसीज, सरकार की किसी भी पॉलिसी को वो कह रहा है कि भाई ये पॉलिसी सही नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो व्यूज दे रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी है, ये सही नहीं है। कोई और चैनल ये व्यू दे रहा होगा कि ये पॉलिसी है, ये सही है, इससे क्या होगा, होमोजेनाइज्ड व्यूज नहीं होंगे, अलग अलग व्यूज होंगे इशू पे, तो जो लोग हैं वो उसको देखेंगे और अपनी ओपिनियन उसी हिसाब से फॉर्म करेंगे जैसा उन्हें दिल चाहेगा। The use of such a terminology in itself represents an expectation that the press must support the establishment. कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहा है और गवर्नमेंट कहता है अच्छा ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि प्रेस हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट ही करेगी, वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसका सपोर्ट किया जाएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि सही नहीं होगा। द एक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय डिनाइंग योर सिक्योरिटी क्लियरेंस टू मीडिया चैनल ऑन द बेसिस ऑफ द व्यूज विद the channel is constitutionally entitled to hold produces a chilling effect on free speech, in particularly on press freedom. तो कोर्ट ये कह रहा है कि अगर सरकार ये कहे कि सारे चैनल्स सिर्फ हमारे लिए बोलें, हम जो पॉलिसी लाएं उसकी तारीफ करें, तो ये क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे चिलिंग इफेक्ट है, एंड ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी ये चिलिंग इफेक्ट है। So that's all. These were the cases जो कि इस month में बहुत important आए थे. I hope you have understood them. I hope you have understood the essence of them and what law they are trying to preserve. So that's all for the month. Thank you so much and see you next time. Bye bye.